सोचिए, पूरे जिले की एसपी यशमिता सिंह को लोग आम लड़की समझ बैठे और फिर अचानक बाजार में एक इंस्पेक्टर ने उन्हें थप्पड़ मार दिया। क्या होगा जब कानून की खुद की ताकत और उनकी उत्तरवादी वर्दी इस अपमान का सामना करेगी? इस वीडियो में आप देखेंगे वो साहसिक पल जब एसपी मैडम ने न केवल अपनी इज्जत के लिए बल्कि पूरे सिस्टम के भ्रष्ट अधिकारियों और गुंडों के खिलाफ करारा जवाब दिया। हर कदम, हर निर्णय, हर मोड़ में है खतरनाक सस्पेंस और ट्विस्ट। क्या यशमिता अकेले इन अपराधियों का सामना कर पाएगी? और क्या अंत में न्याय और इज्जत की जीत होगी या फिर उनके लिए नया खतरा? वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि आखिरी पल में खुलेंगे ऐसे राज जो आपको हिलाकर रख देंगे। हाथ में सामानों की एक छोटी सी सूची पकड़े एसपी यशमिता सिंह अपनी बहन मयूरा की शादी के लिए साड़ी लेने अकेले ही बाजार की ओर निकल पड़ी। उन्होंने पीले रंग का सलवार सूट पहना हुआ था और पैरों में साधारण जूते थे। चेहरे पर वही सहज सी सादगी, न कोई तामझाम और न ही साथ में कोई बॉडीगार्ड। बस एक आम सी बहन की तरह वह भीड़ भाड़ वाले बाजार में पहुंच गई। आसपास के दुकानदारों और आने जाने वालों में से किसी ने भी पहचानने की कोशिश नहीं की कि आखिर यह कौन है। सभी को वह एक साधारण ग्राहक ही लगी। तभी उनकी नजर उसी पुरानी कपड़ों की दुकान पर ठहर गई जहां वह इससे पहले भी कई बार बिना किसी सुरक्षा के लगभग चुपचाप आ चुकी थी। हल्के कदमों से यशमिता दुकान के भीतर दाखिल हुई। दुकान भले ही ज्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन चारों तरफ तरह तरह की रंग बिरंगी साड़ियों के थान करीने से सजे हुए थे। काउंटर के पीछे दुकान का मालिक माधव दास अपने हिसाब किताब में व्यस्त था और लगभग 22 साल का एक लड़का ग्राहकों को साड़ियां दिखाने में लगा हुआ था। यशमिता के आने पर भी किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। सबने यही सोचा कि कोई और आम ग्राहक आ गई है। वह धीरे से काउंटर के पास पहुंची और उस लड़के से बोली, भैया, मेरी बहन की शादी है, उसके लिए एक बहुत अच्छी साड़ी चाहिए, कुछ बढ़िया डिजाइन दिखाइए। लड़के ने बिना ज्यादा रुचि दिखाए कुछ साड़ियां निकालकर काउंटर पर फैला दी। यशमिता एक एक साड़ी को बड़े ध्यान से देखने लगी। कभी रंग उन्हें फीका लग जाता तो कभी बॉर्डर अच्छा नहीं लगता। एक साड़ी को देखकर उन्होंने कहा, यह रंग बहुत हल्का है, मयूरा पर जमेगा नहीं, इसका प्रिंट भी खास नहीं लग रहा, शादी के मौके के हिसाब से फीका है। फिर दूसरी साड़ी पलटते हुए उन्होंने कहा, और यह तो बहुत चटकीली है, दुल्हन को थोड़ा सलीकेदार और सौम्य दिखना चाहिए। देखते ही देखते लगभग 1 घंटा बीत गया और पता भी नहीं चला। दुकान में अब और ग्राहक आने लगे थे, जिससे वहां भीड़ और बढ़ गई थी। लड़के के चेहरे पर साफ साफ झुंझलाहट नजर आने लगी थी। वहीं माधव दास भी अपनी मोटी ऐनक के पीछे से बार बार यशमिता की ओर घूर रहा था। आखिरकार उसने थोड़े रूखे लहजे में कहा, मैडम जी, सब साड़ियां बढ़िया हैं, इनमें से ही कोई एक चुन लीजिए। लेकिन यशमिता का मन अब भी संतुष्ट नहीं हुआ था। उसके लिए यह सिर्फ एक कपड़ा नहीं था, बल्कि अपनी बहन के प्रति उसका स्नेह और प्यार था। उन्होंने बेहद शांत आवाज में जवाब दिया, मुझे कोई जल्दी नहीं है भाई साहब, बात मेरी बहन की शादी की है, इसीलिए सबसे अच्छा ही लूंगी। यह सुनकर माधव दास ने चुपके से लड़के को तहखाने की ओर इशारा किया। लड़का बड़बड़ाता हुआ नीचे गया और थोड़ी देर बाद नए बंडलों का ढेर उठाकर ले आया और काउंटर पर रख दिया। अब काउंटर पूरी तरह साड़ियों से भर चुका था। यशमिता हर साड़ी को खुलवाकर उसके रंग, कढ़ाई और बॉर्डर को ध्यान से परखने लगी। उधर माधवदास का धैर्य अब जवाब देने लगा था। तभी लड़के ने धीरे से उसके कान में फुसफुसाया, 1 घंटे से दिमाग खराब कर रही है ये लड़की, एक साड़ी तो पसंद आ ही नहीं रही। यह बात यशमिता के कानों तक पहुंच गई। एक पल के लिए उन्हें बुरा जरूर लगा, लेकिन वह चाहती तो एक इशारे में इस दुकान की हालत बदल सकती थी। आज वह अपनी ताकत नहीं, सिर्फ एक बहन का फर्ज निभाना चाहती थी। इसीलिए उसने उस बात को नजरअंदाज कर दिया। लगभग 1 और घंटे की कड़ी तलाश के बाद आखिर उनकी नजर एक गहरे मरून रंग की खूबसूरत साड़ी पर जाकर ठहर गई, जिस पर सोने के धागों से बना चौड़ा बॉर्डर था और पूरी साड़ी पर बेहद महीन और आकर्षक कढ़ाई की गई थी। वही साड़ी देखते ही उन्हें महसूस हुआ कि यही मयूरा के लिए सबसे परफेक्ट रहेगी। वह साड़ी ऐसी लग रही थी मानो मयूरा के लिए ही खास तौर पर तैयार की गई हो। यशमिता सिंह के चेहरे पर आखिरकार संतोष की एक हल्की मुस्कान फैल गई। साड़ी को हाथ में उठाते हुए उन्होंने कहा, हाँ, बस यही साड़ी चाहिए, इसे पैक कर दीजिए। यह सुनते ही माधव दास ने चैन की सांस ली, जैसे किसी बड़ी परेशानी से छुटकारा मिल गया हो। लड़के ने भी बिना देर किए साड़ी को करीने से मोड़ा और उसे एक चमकदार पैकेट में डाल दिया। यशमिता ने अपना पर्स खोला, पैसे निकालकर सामने रख दिए और पैकेट अपने हाथ में ले लिया। उनके मन के भीतर एक अनोखी खुशी और सुकून था कि उन्होंने अपनी बहन के लिए कुछ खास
और सबसे बेहतरीन चुन लिया है। वह जैसे ही दुकान से बाहर निकलने के लिए मुड़ी, उनकी नजर अचानक पैकेट के एक कोने से झांकते एक धागे पर पड़ी जो कुछ अजीब सा लग रहा था। यशमिता वहीं रुक गईं। उन्होंने पैकेट खोला और साड़ी को फिर से बाहर निकाल लिया। उसी पल उनकी धड़कन थोड़ी तेज हो गई। साड़ी के बॉर्डर पर एक जगह धागा टूटा हुआ था और उधड़कर बाहर लटक रहा था। उन्होंने उसे हल्के से खींचकर देखा तो कढ़ाई की सिलाई खुलने लगी। वह साड़ी साफ तौर पर एक डिफेक्टिव पीस निकली। यशमिता का चेहरा उतर गया। वह तुरंत वापस काउंटर के पास पहुंची और साड़ी माधव दास के सामने रखते हुए बोली, भैया जरा यह देखिए, इसमें तो धागा टूटा हुआ है, ये तो पूरी उधड़ सकती है। माधव दास ने बस एक नजर साड़ी पर डाली और लापरवाही भरे अंदाज में बोला, अरे मैडम, इतना छोटा मोटा तो चलता रहता है, आप ले जाइए, किसी दर्जी से सिलवा लीजिए, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अब यशमिता का सब्र जवाब देने लगा था। उनकी आवाज पहले से ज्यादा सख्त हो गई। वह बोली, यह चलता है, कैसे हो गया? मैं पूरे पैसे दे रही हूँ, कोई फ्री में तो नहीं ले रही हूँ। मुझे पूरी तरह सही और ठीक साड़ी चाहिए। उनके तेवर देखकर अब माधव दास भी भड़क उठा। वह कड़कते हुए बोला, देखिए मैडम, बार बार साड़ी नहीं बदली जाएगी, आपने खुद देखकर पसंद की है, अब इसमें हमारी क्या गलती? काउंटर के पीछे खड़े लड़के ने हंसते हुए बात में ताना जोड़ दिया, अरे मैडम, आपने तो खुद सब कुछ चेक करके ही ली थी ना, फिर अब ये नाटक क्यों शुरू कर दिया? ये सुनते ही यशमिता के आत्मसम्मान को गहरी ठेस पहुंची। वह एक पुलिस अधिकारी जरूर थीं, लेकिन इस वक्त वह एक ग्राहक और सबसे पहले एक बहन थीं, और इस तरह का व्यवहार वह किसी भी हाल में सहने वाली नहीं थीं। पूरे आत्मविश्वास के साथ उन्होंने कहा, या तो मुझे सही साड़ी दीजिए वरना मेरे पैसे वापस कीजिए। माधव दास ने आंखें तरेरते हुए कहा, पैसे ऐसे वापस नहीं मिलते, ज्यादा ड्रामा मत करो यहाँ आकर। अब तक दुकान में खड़े दूसरे ग्राहक भी यह सब देखने लगे थे। कोई कानाफूसी करने लगा तो कोई मजे लेने लगा। दुकान का माहौल पूरी तरह गर्मा चुका था। यशमिता ने अब आवाज ऊंची कर दी, दुकानदारी का ये तरीका नहीं होता, मैंने पूरे पैसे दिए हैं, अभी अभी आपके सामने साड़ी में खराबी निकली है, या तो सही कपड़ा दीजिए या मेरे पैसे वापस कीजिए, क्योंकि मैं इसे लेकर बाहर भी नहीं गई हूँ। इस पर माधव दास गुस्से से चिल्ला पड़ा, क्यों? अपने आप को बहुत बड़ी अफसर समझती हो क्या? तुम्हारे जैसे रोज आते हैं यहाँ, चलो भागो यहाँ से। उसकी बात सुनकर यशमिता सिंह का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने साड़ी का पैकेट जोर से काउंटर पर पटक दिया। बाहर से और लोग अंदर झांकने लगे। भीड़ और बढ़ गई। पीछे से लड़के ने फिर एक तंज कसते हुए कहा, लो, मैडम का ड्रामा अब शुरू हो गया। यशमिता ने उसकी ओर ऐसी तेज नजरों से देखा जिनमें वो सख्ती साफ झलक रही थी, जिससे बड़े बड़े अपराधी भी सहम जाते थे। उसकी आवाज अब नहीं, लेकिन आंखें सब कुछ कह रही थीं। अब यह मामला ऐसे खत्म होने वाला नहीं था, लेकिन इस बार वहां कोई भी यशमिता सिंह को पहचानने वाला नहीं था। माधव दास गुस्से में अपनी जेब से मोबाइल निकालकर चिल्लाया, इतना हंगामा मत करो, वरना मैं अभी पुलिस को कॉल कर देता हूँ, वे तुम्हें बताएगी कि धौंस कैसे दी जाती है। यशमिता के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान फैली। उन्होंने कहा, हाँ कर दो कॉल, पुलिस बुला लो, देख लें फिर आपकी पुलिस क्या कर पाती है। माधव दास को लग गया कि वह डर नहीं रही। उसने तुरंत थाने का नंबर डायल किया और फोन स्पीकर पर डाल दिया। हेलो थानेदार साहब, शर्मा साड़ी भंडार से बोल रहा हूँ। यहाँ एक औरत बिना वजह झगड़ा कर रही है, दुकान का माहौल बिगाड़ रही है, जल्दी किसी को भेजिए। फोन कटते ही भीड़ में फुसफुसाहट और तेज हो गई। लोग कहने लगे, अरे इसने तो पुलिस बुला दी। यशमिता ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने पास रखी पुरानी लोहे की कुर्सी उठाई और दुकान के गेट के पास बैठ गईं। उन्होंने ऊपर आसमान की तरफ देखा और मयूरा का चेहरा याद किया। उसकी शादी का सपना सामने आया, लेकिन अब यह सिर्फ साड़ी की नहीं, बल्कि उनके आत्मसम्मान की लड़ाई बन चुकी थी। वह पीछे हटने वाली नहीं थीं। कुर्सी पर बैठकर उन्होंने अपने आप को शांत किया, जैसे किसी तूफान के आने का इंतजार हो। यशमिता के मन में भरोसा था। उन्होंने खुद से कहा, कोई बात नहीं, पुलिस आएगी, मुझे पहचान लेगी और यह पूरा मसला मिनटों में सुलझ जाएगा। आखिरकार वह इसी जिले की एसपी यशमिता थीं। हर थानेदार, हर दरोगा उन्हें पहचानता और पूरे पुलिस विभाग में उनका सम्मान था। लेकिन शायद किस्मत आज उनका इम्तिहान ले रही थी। कुछ समय बाद पुलिस की पुरानी जीप धूल उड़ाती हुई दुकान के सामने रुकी। जीप से उतरते ही दरोगा यज्ञेश सिंह और 2 सिपाही बाहर आए। यज्ञेश सिंह की तोंद बाहर निकली हुई थी और चेहरे पर अकड़ साफ दिख रही थी। भीड़ उन्हें देखकर किनारे हट गई। माधव दास दौड़ता हुआ उनके पास गया और यशमिता की ओर इशारा करते हुए बोला, साहब, यही वह औरत है जो बिना वजह झगड़ा कर रही है।
हमारी दुकान का माहौल बिगाड़ रही है। दरोगा यज्ञेश सिंह ने बिना कोई सवाल किए यशमिता को ऊपर से नीचे तक घूरा। यशमिता अभी भी कुर्सी पर बैठी थी। उनके चेहरे पर थकावट थी, लेकिन आंखों में उम्मीद झलक रही थी कि अब सब ठीक हो जाएगा। फिर यज्ञेश सिंह गरजते हुए पूछे, तुम कौन हो? क्या तमाशा लगा रही हो यहाँ? यशमिता ने शांत स्वर में जवाब दिया, तमीज से बात कीजिए। फिर उन्होंने साफ कहा, मैं यशमिता सिंह हूँ। दरोगा यज्ञेश सिंह अकड़ते हुए बोले, यशमिता सिंह हो तो क्या हुआ? किसी रानी के खानदान से हो क्या? वे बीच में ही उनकी बात काटते हुए थप्पड़ जैसी आवाज में बोले, क्या तुम्हें दुकान में हंगामा करने का कोई लाइसेंस मिल गया है? यशमिता ने गहरी सांस ली और कहा, शायद तुम्हें यह नहीं पता कि तुम किससे बात कर रहे हो। यज्ञेश सिंह जोर से हंसे और बोले, हाँ हाँ पता है, अब सबकी मां बनोगी तुम। ज्यादा अकड़ मत दिखाओ, सीधे थाने चलो, वहां तुम्हारी सारी अकड़ निकाल देता हूं। एक सिपाही धीरे धीरे यशमिता सिंह का हाथ पकड़ने लगा। यशमिता ने उसे घूरा और वह कुछ पल के लिए झिझक गया। यह देख भीड़ में खड़ी महिलाएं कानाफूसी करने लगीं और कहने लगीं, यह तो अच्छे घर की लगती है, लेकिन बड़ी झगड़ालू है। तभी माधव दास ने दरोगा यज्ञेश सिंह को कंधे से हल्का धक्का देकर दुकान के अंदर खींचा। काउंटर के पास ले जाकर उसने अपनी पट की जेब से कुछ नोट निकाले और उन्हें चुपके से यज्ञेश सिंह की जेब में डाल दिया। धीरे से कहा, साहब इसे उठा ले जाए, यह हमारी दुकान का धंधा बिगाड़ रही है। जो भी खर्चा होगा मैं देख लूंगा। दरोगा यज्ञेश सिंह ने नोटों की ओर देखा और उसके होठों पर एक गिरी हुई मुस्कान फैली। रिश्वत की गर्मी ने उसकी अकड़ को और बढ़ा दिया। वह भीड़ की तरफ एक नजर डालते हुए बाहर निकला। यशमिता अब भी कुर्सी पर बैठी थीं। वह सोच रही थीं कि अब तक उसने शायद उन्हें पहचान लिया होगा और यह नाटक खत्म हो जाएगा। लेकिन दरोगा यज्ञेश सिंह ने सिपाहियों को इशारा किया। इस बार दोनों सिपाहियों ने कदम बढ़ाकर यशमिता की दोनों बाहें कसकर पकड़ लीं। यशमिता चौंक गईं। ये क्या बदतमीजी है? मेरी बात तो सुनो। दरोगा यज्ञेश सिंह ने सिटी बजाते हुए जीप की ओर इशारा किया और कहा, बहुत बोल लिया तुमने, अब थाने चलो, वहीं पता चलेगा कौन कितना बड़ा अफसर है। भीड़ में से किसी ने ताना मारा, देखो तो इसे बड़ी मैडम बनने आई थी, अब हवालात में चक्की पीसेगी। माधव दास दूर खड़ा अपनी मूंछों पर ताव देते हुए हंस रहा था। एसपी यशमिता सिंह की आंखों में गुस्से की आग जल रही थी, लेकिन उस वक्त उनकी आवाज से ज्यादा भारी था कानून के रखवालों का हाथ, जिसने आज एक निर्दोष को पकड़ रखा था। उन्होंने विरोध नहीं किया। वह जानती थीं कि अगर अब अपनी पहचान बताती तो ये लोग शायद विश्वास न करें और मामला और बिगड़ जाए। जीप का दरवाजा खुला और सिपाहियों ने यशमिता को लगभग धक्का देकर अंदर बिठा दिया। दरवाजा बंद हुआ और उनका सम्मान, उनका पद, सब कुछ उस बंद दरवाजे के पीछे कैद हो गया। जैसे ही गाड़ी गली से बाहर निकली, माधव दास ने राहत की सांस ली और दुकान का शटर गिरा दिया। धंधा फिर से अपनी रफ्तार पकड़ लेगा, लेकिन एसपी यशमिता की इज्जत अब थाने के रास्ते पर खींची जा रही थी। पुलिस की जीप धूल उड़ाती हुई थाने के गेट पर रुकी। बाजार की भीड़ वहां नहीं थी, सिर्फ कुछ अपराधियों के रिश्तेदार और पुलिस वाले मौजूद थे। माहौल में एक अजीब सी खामोशी और उदासी थी। दरोगा यज्ञेश सिंह जीप से उतरे और एक सिगरेट जलाकर कश लेने लगे। सिपाहियों ने दरवाजा खोला और यशमिता को बाहर खींच कर लाए, लेकिन यशमिता चुप थीं। कोई बहस नहीं, कोई विनती नहीं। उनकी नजर सीधे यज्ञेश सिंह के चेहरे पर थी, लेकिन रिश्वत और अहंकार में डूबे दरोगा यज्ञेश सिंह को कुछ भी समझ नहीं आया। उन्होंने यशमिता को धक्का देते हुए कहा, चलो थाने के अंदर। थाने के अंदर एक हेड कांस्टेबल फाइलें पलटते हुए बैठा था। माहौल शांत लेकिन भारी तनाव वाला था। उसने संदेह से सवाल किया, साहब ये लड़की आखिर है कौन? दरोगा यज्ञेश सिंह ने अपनी सूजी हुई गर्दन और अहंकार के साथ जवाब दिया, बहुत बड़ी तोप बनने का शौक चढ़ा है इसे। एक दुकानदार से भिड़ रही थी। ऐसे ही लोग शहर में आग लगाते हैं। इसे हवालात में ठूंस दो, सारी अकड़ उतर जाएगी। यशमिता ने एक बार फिर खुद को संभालते हुए अंतिम कोशिश की। उसने धीमी लेकिन सख्त आवाज में कहा, मैं यशमिता सिंह हूँ। लेकिन हेड कांस्टेबल ने उसकी बात बीच में ही काट दी। नाम वाम बाद में लिख लेंगे कागज में मैडम, अब पहले अंदर चलो। तभी एक सिपाही ने लोहे का भारी और जंग लगा हुआ दरवाजा खोला और बिना कोई संवेदना दिखाए उसे हवालात के अंदर धकेल दिया। अंदर की हवा सीलन से भरी हुई थी। दीवारों से प्लास्टर की परतें झड़ रही थीं और उस सड़ी हुई बू में सांस लेना भी भारी लग रहा था। एक कोने में टूटी फूटी चारपाई पड़ी थी जो किसी जरूरतमंद की आखिरी सहारा बन चुकी थी। यशमिता ने खुद को संभालते हुए एक गहरी सांस ली। यही वही हवालात थी जिसका कुछ दिन पहले ही उसने निरीक्षण किया था।
आज वही जगह उसके लिए कैद खाना बन चुकी थी। बाहर से दरोगा विक्रम सिंह ने ताला लगाते हुए जोर की ठहाके के साथ कहा, अब बनो अफसर और रानी बाई। हवालात की दीवारों पर उसकी परछाई कांप रही थी। उसके मन में खलबली मची हुई थी। वह सोच रही थी कि ये लोग कितने नीचे गिर चुके हैं। इनकी इस हरकत की सजा जरूर मिलेगी। ये कैसा न्याय है जो सच और झूठ का भेद तक नहीं समझ सका। इतना सोचते सोचते उसी थाने के बाहर लकड़ी की एक पुरानी कुर्सी पर एक दूसरा दरोगा बैठा था। उसका नाम था कैरव सिंह। उम्र भले ज्यादा नहीं थी, लेकिन ईमानदारी और तेज दिमाग के लिए उसकी पहचान थी। वह किसी केस की फाइल में उलझा हुआ था। तभी उसे जीप के आने की आवाज, गेट के खुलने की खटपट और ताले के बंद होने की खनक सुनाई दी। उसने चौंक कर सिर उठाया और उसकी नजर सलाखों के पार गई। अंदर पीले सूट में एक महिला जमीन पर शांत बैठी थी। उसके चेहरे पर न कोई भय था और न ही घबराहट, बल्कि वही सख्त रुतबा और वही गरिमा जिसे उसने पहले भी जिले की बड़ी बैठकों में देखा था। उसने तुरंत अपनी फाइल बंद कर दी। एक अनजानी बेचैनी उसे अपनी जगह से उठाकर हवालात के पास ले आई। वह झरोखे के पास झुका और अंदर झांका। एक क्षण में उसका माथा ठनका। अरे ये तो उसके मुंह से बस इतना ही निकल पाया। उसने पास खड़े सिपाही को इशारा किया। ये कौन है? किस केस में लाई गई है? सिपाही हंसते हुए बोला, साहब, एक दुकानदार से झगड़ा कर रही थी। दरोगा यज्ञेश सिंह साहब पकड़ कर लाए हैं। कह रहे थे बड़ी अफसर बनने का शौक है इसे। लेकिन कैरव का ध्यान उसकी बातों में नहीं था। उसकी नजरें सिर्फ हवालात के भीतर बैठी औरत पर जमी थीं। तभी अंदर बैठी यशमिता ने भी सिर उठाकर उसकी ओर देखा। एक पल के लिए उनकी आंखें मिलीं और अगले ही पल कैरव का खून जैसे जम गया। उसे समझने में देर नहीं लगी कि यह कोई मामूली औरत नहीं, बल्कि पूरे जिले की एसपी यशमिता सिंह है। वह गुस्से से सिपाही पर दहाड़ पड़ा। ये मजाक नहीं हो रहा है, गेट खोलो अभी, इसी वक्त। सिपाही घबराकर बोला, लेकिन साहब, दरोगा यज्ञेश सिंह ने मना किया है। कैरव की आवाज अब पूरे थाने में गूंज रही थी। मैंने कहा गेट खोलो अभी। ये पूरे जिले की एसपी यशमिता सिंह हैं। तुम्हारे जैसे 36 दरोगा यज्ञेश सिंह भी मिलकर इनका बाल तक बांका नहीं कर सकते। ये सुनते ही उस सिपाही के हाथ पैर जैसे जवाब दे गए। उसके चेहरे का रंग उतर गया। कांपती हुई उंगलियों से उसने चाबी निकाली और घबराहट में ताले की ओर बढ़ाई। चाबी घूमी, ताले की आवाज गूंजी और हवालात खुल गया। सलाखों के उस पार खड़े कैरव सिंह ने एक झटके में पूरी ताकत से सैल्यूट ठोका। उसकी आवाज में शर्म भी थी और पूरा सम्मान भी। मैडम, माफ कीजिएगा, हमसे एक बहुत बड़ी चूक हो गई। मैं अभी इसी वक्त इसकी भरपाई करूंगा। हवालात की वही दीवारें जो कुछ देर पहले तक यशमिता की पहचान, उसका रुतबा और उसका आत्मसम्मान दबा रही थीं, अब उसी सच्चाई को बड़ी इज्जत और खामोशी से बाहर आते हुए देख रही थीं। जैसे ही ताला खुला, एसपी यशमिता सिंह बाहर आईं। उनके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी, बस एक ठहरा हुआ सन्नाटा था। मगर उनकी आंखों के भीतर एक तूफान चुपचाप पल रहा था। कैरव सिंह ने उन दोनों सिपाहियों और हेड कांस्टेबल को जमकर फटकार लगाई। कुछ ही पलों में यह खबर पूरे थाने और उसके बाहर तक आग की तरह फैल गई कि हवालात में बंद औरत कोई मामूली महिला नहीं, बल्कि पूरे जिले की एसपी यशमिता सिंह थीं। यह सुनते ही दरोगा यज्ञेश सिंह के होश उड़ गए। उसका चेहरा बिजली की तरह पीला पड़ गया। माथे पर पसीने की बूंदें उभर आईं। जो आदमी अभी कुछ देर पहले अपनी अकड़ और वर्दी पर इतराता फिर रहा था, अब उसकी टांगें तक साथ नहीं दे रही थीं। बेतहाशा वह थाने की ओर भागा। सीढ़ियां चढ़ते हुए उसके कदम डगमगा रहे थे। सांसें उखड़ चुकी थीं। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने वही मंजर था। हवालात का ताला खुल चुका था। एसपी यशमिता सलाखों के बाहर खड़ी थीं। आसपास के पुलिसकर्मी खामोशी से खड़े थे, मानो किसी अपराध के गवाह बन गए हों। यज्ञेश सिंह ने जैसे ही उन्हें देखा, उसकी आंखों में खौफ तैर गया। वह दौड़कर उनके पैरों में गिर पड़ा। माफ कर दीजिए मैडम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आपको पहचान नहीं पाया। आप जो सजा देंगी मैं खुशी खुशी झेल लूंगा। बस एक बार माफ कर दीजिए। उसकी आवाज कांप रही थी, हाथ जुड़े हुए थे, पूरा शरीर थरथरा रहा था। पूरे थाने में सिर्फ उसी की गिड़गिड़ाती आवाज गूंज रही थी। लेकिन यशमिता का चेहरा शांत ही बना रहा। उनकी आंखों में गुस्से की लपट नहीं, बल्कि एक ठंडी और मजबूत शक्ति चमक रही थी। ऐसी शक्ति जो सामने वाले को अंदर तक तोड़ दे। उन्होंने धीरे से अपने कदम पीछे किए और उसकी ओर देखकर एक कड़क आवाज में बोली, तू ये समझ रहा है कि तेरी ये गिड़गिड़ाहट तुझे बचा लेगी? याद रख, ये कुर्सी कोई सौदे की चीज नहीं है जो रिश्वत और डर से बच जाए। ये जिम्मेदारी है और तूने इस जिम्मेदारी को पैसों और झूठे अहंकार के नीचे रौंद डाला। रोते हुए यज्ञेश सिंह फिर बोला, मैडम रहम कर दीजिए,
घर में बच्चे हैं, परिवार है। मैं अपनी पत्नी की कसम खाता हूँ अब कभी ऐसी गलती नहीं होगी। लेकिन यशमिता ने उसकी बात बीच में ही काट दी। उनके शब्द पूरे थाने में गड़गड़ाहट की तरह गूंजे। बस अब तेरी ये नौटंकी और नहीं चलेगी मेरे सामने। तूने मुझे एक आम औरत समझकर जिस तरह से अपमानित किया, उसी तरह न जाने तूने कितनों के साथ किया होगा। तू माफी के लायक नहीं है। आज से तू सस्पेंड है। एसपी यशमिता सिंह की यह घोषणा सुनते ही पूरा थाना जैसे ठहर गया। दरोगा यज्ञेश सिंह वहीं जमीन पर गिर पड़ा और सिर पकड़कर रोने लगा। उसके कांपते होठों पर अब कोई शब्द नहीं रह गया था। कैरव सिंह ने तुरंत आदेश की प्रक्रिया शुरू की। उसने रिपोर्ट तैयार की, सस्पेंशन का आदेश लिखा और यज्ञेश सिंह को उसी पुलिस जीप में बिठाकर लाइन हाजिर करवा दिया। अब उसकी अकड़, उसकी घमंड सब धूल में मिल चुका था। अगले ही दिन उस कपड़े वाले माधव दास को भी नोटिस भेजा गया। ग्राहक के साथ धोखाधड़ी, झूठा केस दर्ज करवाना और प्रशासनिक काम में बाधा डालने के आरोप के चलते उसकी दुकान का लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई शुरू हो गई। रात काफी हो चुकी थी, लेकिन यशमिता ने एक पल भी आराम नहीं किया। वॉशरूम में जाकर उन्होंने अपने कपड़े सुधारे, चेहरे पर पानी के छींटे मारे और खुद को फिर से सजा रही मानसिक थकान से बाहर निकाला। वह दर्द और अपमान सब कुछ अपने भीतर समेटे हुए थीं। एक सिपाही ने सुझाव दिया, मैडम सरकारी गाड़ी भेज देते हैं। यशमिता ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैं अपनी कार से ही जाऊंगी। इस वक्त वह केवल अफसर नहीं, सिर्फ एक बहन बनना चाहती थी। थाने से निकलते ही जब यशमिता अपनी पुरानी कार में बैठी तो उनकी आंखों में आंसू चमकने लगे, लेकिन उन्होंने उन्हें बहने नहीं दिया। कुछ ही घंटों में उनकी कार उनके घर के गेट पर रुकी। शादी की जगह में शहनाई गूंज रही थी। चारों ओर हंसी, गाना बजाना, नाच और मेहमानों की हलचल थी। मयूरा अपनी सहेलियों में घिरी हुई थी और उसके चेहरे पर दुल्हन बनने की चमक थी। वह बार बार अपनी बड़ी बहन यशमिता की ओर देख रही थी। यशमिता हर रस्म में उसके साथ खड़ी थी। कभी चुनरी ठीक करती, कभी उसे हंसाकर चिढ़ाती। चेहरे पर एक शांत और प्यारी मुस्कान थी, जैसे कल रात कुछ भी हुआ ही नहीं। जब उन्होंने मयूरा को वह गहरा मरून रंग की साड़ी दी तो मयूरा की आंखें खुशी से चमक उठीं। दीदी, ये कितनी सुंदर है। आपने मेरे लिए सबसे बेहतरीन चीज चुनी। यशमिता बस मुस्कुरा दी और बोली, अरे पगली, तेरे लिए तो जान भी हाजिर है। लेकिन उस मुस्कान के पीछे एक गहरा समंदर छिपा हुआ था। कल रात जो कुछ भी हुआ वह उनकी यादों में बार बार उभर रहा था। वह हवालात की सीलन भरी बदबू, दरोगा यज्ञेश सिंह की गिरती हुई हंसी, माधव दास का घमंडी चेहरा और भीड़ की चुभती निगाहें, सब कुछ उनके भीतर किसी ताजा घाव की तरह तैर रही थीं। यशमिता ने उस अपमान का घूंट जरूर पिया था, लेकिन वह उनके गले में अभी भी अटका हुआ था। वह मुस्कुरा रही थीं, लेकिन मन बेचैन था। उनका मन लगातार यही सोच रहा था कि क्या दरोगा यज्ञेश सिंह को माफ कर देना चाहिए था। आखिर उसने अपनी पत्नी और बच्चों की कसम खाई थी कि अब कभी ऐसा काम नहीं करेगा। उनकी आंखों में डर से ज्यादा अपने घर और परिवार की फिक्र झलक रही थी। यशमिता सिंह के दिल में लगातार सवाल उठ रहे थे। क्या सही फैसला किया गया? क्या न्याय पूरा हुआ? और क्या उनके जिले की सुरक्षा सच में अब सुरक्षित है? क्या उसने सही कदम उठाया या गलत? यशमिता की आत्मा जानती थी कि वर्दी का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, लेकिन तभी उसकी यादों में थाने का आखिरी दृश्य तैर आया। जब दरोगा यज्ञेश सिंह को सस्पेंड करके ले जाया जा रहा था, उसके चेहरे पर एक अजीब सी हंसी चमक रही थी, मानो उसे कुछ भी हुआ ही नहीं हो। उसकी नजरें यशमिता की ओर इस अंदाज में टिकी थीं कि तुमको देख लेंगे। उसके भीतर किसी भी भय का कोई अंश नहीं था। यशमिता की आंखें एक पल के लिए खालीपन में टिक गईं। तभी मयूरा ने धीरे से उनका हाथ छुआ और मुस्कुराकर कहा, दीदी, आप कहाँ खोई हुई हैं? उसकी आवाज ने यशमिता की चिंतनशील सोच को तोड़ दिया। वह चौंक कर हकीकत में लौट आई। कहीं नहीं लल्ली, बस देख रही हूँ कि मेरी गुड़िया आज कितनी खूबसूरत लग रही है। उसने बड़ी ही मासूमियत और शालीनता से बात को टाल दिया। वह अपनी बहन के जीवन के सबसे महत्वपूर्ण दिन में किसी तरह की कड़वाहट नहीं घोलना चाहती थी। तभी मयूरा ने फिक्र से पूछा, दीदी, कल आप इतनी देर से क्यों आई? माँ बता रही थी कि आपका फोन भी नहीं लग रहा था। सब ठीक तो है ना? मयूरा की आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। यशमिता ने गहरी सांस ली। वह अपनी छोटी बहन से झूठ नहीं बोलना चाहती थी, लेकिन सच बताने का यह सही समय नहीं था। उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ, सब ठीक है, बस एक जरूरी ऑफिशियल काम में फंसी थी। लेकिन देख, मैंने अपना वादा निभाया, तेरी साड़ी ले आई। रात को जब सारे लोग संगीत और नाच गाने में व्यस्त थे, यशमिता अकेले छत पर चली गईं।
ठंडी हवा में उसने कैरव को फोन किया और कहा, मुझे दरोगा यज्ञेश सिंह और दुकानदार माधव दास की पूरी जानकारी चाहिए। कैरव ने भरोसा दिलाया, मैडम सुबह तक पूरी रिपोर्ट दे दूंगा। अगले दिन हल्दी की रस्म के दौरान ही कैरव का फोन आया। उसने बताया कि माधव दास के कई धोखाधड़ी के केस दबाए गए हैं और दरोगा यज्ञेश सिंह एमएलए मुन्ना यादव का खास आदमी है। अवैध शराब, जमीन कब्जा, वसूली, ये सब उसके लिए होता है। यशमिता ने तार जोड़ते हुए कहा, तो मतलब माधव दास भी उसी नेटवर्क का हिस्सा है। शाम होते ही बारात की खुशी पर अचानक अंधेरा छा गया। एक जीप से कुछ गुंडे कूदे और पांडाल के बाहर डर का माहौल छा गया। उनके लीडर बबलू ने जोर से चिल्लाया, रुको, ये शादी नहीं होने देंगे। उसकी आवाज में इतनी तीव्रता थी कि संगीत तुरंत बंद हो गया। पूरे पांडाल में सन्नाटा छा गया। उसने सबके सामने मयूरा पर आरोप लगाया कि उसने उसके भाई कदम पहलवान से 50 लाख रुपए उधार लिए हैं और अब वह बिना चुकाए शादी करके भागना चाहती है। दूल्हे के घर वाले सन्नाटे में रह गए और मेहमानों की कानाफूसी शुरू हो गई। वही मयूरा जिस पर कुछ देर पहले खुशियों के फूल बरस रहे थे, अब झूठे आरोपों की कीचड़ में घिरी हुई थी। वह फूट फूट कर रोने लगी। यशमिता का खून खौल उठा। वह जानती थी कि यह मुन्ना यादव की घटिया चाल है। यह एक तरीका था उन्हें और उनके परिवार को बदनाम करने का। वह जैसे एक शेरनी की तरह कदम बढ़ा दी। उसकी आंखों में न तो जरा सा भी डर था और न ही किसी तरह की घबराहट। वहां बस एक ठंडा जमा हुआ गुस्सा था जो किसी ज्वालामुखी की तरह शांत नजर आ रहा था। उसने सीधे बबलू की ओर देखते हुए कहा, सबूत क्या है तुम्हारे पास? उसकी आवाज शांत थी लेकिन इतनी नुकीली और धारदार कि बबलू भी एक पल के लिए सकपका गया। बबलू ने झटपट कुछ नकली स्टैम्प पेपर हवा में लहराने शुरू कर दिए। एक ही झलक में यशमिता समझ गई कि यह सब एक रची गई चाल है और इसमें कदम का नाम घसीटा जा रहा है। उसने सख्ती से कहा, अच्छा तो अपने भाई कदम पहलवान का नंबर दो, मैं अभी उससे बात करती हूँ। यह सुनते ही सभी गुंडों के चेहरे उतर गए। हकलाते हुए उन्होंने कहा, वह तो शहर से बाहर है। यशमिता की आंखों में व्यंग्य चमक उठा। उसने कहा, तो फिर ये कचरे के टुकड़े मुझे दिखाकर ड्रामा बंद करो। और इतने में उसने सारे कागज उनके हाथ से छीनकर सीधे बबलू के गाल पर दे मारे। अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं। वह और भी सख्त हो गई, या तो अभी इसी वक्त यहाँ से चुपचाप दफा हो जाओ, या मैं फोर्स बुलाकर तुम सबको धोखाधड़ी, मानहानि और एक पब्लिक सर्वेंट के परिवार को धमकाने के अपराध में अंदर करवा दूंगी। पब्लिक सर्वेंट का नाम सुनते ही गुंडों के होश उड़ गए और वे डर के मारे वहां से भाग खड़े हुए। माहौल संभल तो गया लेकिन जश्न की चमक फीकी पड़ चुकी थी। यशमिता ने दूल्हे के पिता से माफी मांगते हुए भरोसा दिलाया कि मयूरा पूरी तरह बेगुनाह है और इस साजिश की जड़ तक पहुंचना अब उनकी जिम्मेदारी है। उसी पल उन्होंने ठान लिया कि मुन्ना यादव का अंत अब तय है। अगले ही दिन माधव दास को गिरफ्तार किया गया। पहले वह चुप रहा, लेकिन जब उसने अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलते और गुर्गों को जेल जाते देखा तब टूट गया। उसने उस काली डायरी का राज खोल दिया जिसमें पूरे नेटवर्क का हिसाब था। रातों रात ऑन ऑपरेशन एवीपी शुरू हुआ। फार्म हाउस की तलाशी में करोड़ों की नकदी और वह डायरी बरामद हुई। यशमिता ने सर्च वारंट दिखाते हुए कहा, कानून को इजाजत नहीं चाहिए, खेल खत्म एमएलए साहब। उसी रात मुन्ना यादव गिरफ्तार हुआ और अदालत में सबूतों ने पूरा गिरोह सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।